सो इधर आपको अपने लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करने का बेतहाशा आपको जो है वो मौके दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। सेक्रेटरीशिप, ट्रेनर बनना, प्रेसिडेंट बनना इज़ जस्ट वन ऑफ देम। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे चल के देखेंगे, जब आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, तो यूल सी कि इससे ज़्यादा, इससे भी बेहतरीन मौके हैं जहाँ पे आपको ये चांसेस दिए जाते हैं कि आप अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें। जो थर्ड बेनिफिट है दैट इज़ एक्सेस अ ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम। थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि हमें ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम से कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं एक रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ग्लोबल एक्सेस का तो, ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम का तो मुझे नहीं पता, बट आई बिलोंग टू सियालकोट स्टार्स क्लब। अभी कुछ मंथ्स बैक मी एंड माई फैमिली वी सफर्ड फ्रॉम कोविड एंड इट वॉज रियली बैड फॉर ऑल ऑफ अस। जितना सपोर्ट मुझे मेरी लायंस फैमिली से मिला है, एवरी सिंगल डे आई गॉट अ कॉल, आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स एवरी सिंगल डे। कभी सुबह में मुझे कोई कॉल कर रहा है रैंडमली सेइंग कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हालांकि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है ना। मेरे फैमिली मेम्बर्स में से शायद मुझे किसी एक बंदे की कॉल हफ्ते में एक दफ़ा ही होगी, लेकिन एवरी सिंगल डे, और सिर्फ किसी एक बंदे की नहीं, मॉर्निंग में एक अलग बंदा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, कैसी हैं मामा, कैसी हैं आप, कैसी हैं आप। सो आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ द काइंड ऑफ सेफ इन्वायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ग्लोबली येस, ग्लोबली भी है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा वक्त के बाद आता है, जब आप लोगों को जानना शुरू करते हैं, जब लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वक्त लगता है उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल आप नेशनल लेवल पे अपनी लायंस फैमिली बिल्डअप कर सकते हैं, आप लायंस के फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं उनको अटेंड करें, आप इंटर क्लब एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, जिससे आपकी जो है वो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी, आपका ताल्लुक कायम होगा, राइट। देन द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट सेक्रेड वन, दैट इज़ एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ सर्विस। मुझे नहीं पता अभी तक आपके कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या नहीं किए, नहीं कंडक्ट किए लायंस के प्लेटफॉर्म से नहीं। अच्छा, लायंस के प्लेटफॉर्म से नहीं किए। मैं अगैन एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ईयर भूल गया जब ज़लज़ला आया था, 2009 ये अभी वाला नहीं अभी वाला, जब हम 2019 में जब अर्थक्वेक कश्मीर को हिट किया था, तो हमने तो सब न्यूज़ में देखा, हमेशा न्यूज़ में ही देखते हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि हम बीइंग फीमेल्स कभी जा सकेंगे, खुद जाके उस एरिया को विज़िट कर सकेंगे। हमारा क्लब वी वेंट देयर, हमने उस जगह को विज़िट किया। पहली दफ़ा जाने पर हम राशन लेकर गए। वो जो सुकून था ना वापस आते वक्त, तकलीफ़ थी, दुख था, लेकिन वापस आते वक्त जो सुकून था ना दिल में, आई विश कि आप सब उसको एक्सपीरियंस करें। एंड वंस यू डू दैट, आपका दिल करेगा कि आप इस काम को और ज़्यादा करते जाएँ। वो सुकून, वो एक जो आपको तसल्ली की एक फ़ीलिंग होती है कि आप कुछ अच्छा करके आए हैं, ज़िंदगी की बेहतरीन नींद आती है उसके बाद आपको कि आपने बहुत अच्छा कुछ किया है, और कई दिनों तक आपको वो चीज़ याद आती रहती है, आप उसको याद करते रहते हैं। अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन जहाँ कहीं पर भी देयर इज़ डेविस्टेशन, जहाँ कहीं पर भी देयर इज़ प्रॉब्लम, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉइंट प्रेजेंट। आई होप आई एम क्लियर। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? कुछ पूछना चाहता है कोई? ओके। जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, नाम रिपीट हो सकते हैं? हाँ, नाम तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सियालकोट में तो बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ जी। पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से इस नाम से पाकिस्तान में कोई अगर और आप क्लब स्पेशलिटी क्लब की बात कर रहे हैं तो यस, पूरी दुनिया में स्पेशलिटी क्लब्स बनते हैं। जैसे शायद अभी हमें पता नहीं है 48,000 क्लब्स में से कौन सी कंट्री में कौन कौन से क्लब हैं, लेकिन हम इस क्लब को जहाँ पर सब लोग एक जैसे प्रोफेशन से होते हैं, ऐसे क्लब्स को हम स्पेशलिटी क्लब्स कहते हैं। तो ये स्पेशलिटी क्लब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और स्पेशलिटी क्लब्स हैं जिन्होंने काम किया है एजुकेशन पे। मैंने थोड़ा माइनर लिखा है, बस साथ आपको एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ, ठीक है। लाइनिज्म थोड़ा बहुत समझ में आया जी? अच्छा, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था, जो आप सब जानना चाहते थे कि लायनिज्म में क्या काम होता है एजुकेशन। लाइक आई सेड, मैंने भी पहली दफ़ा वेबसाइट खोल के इसको गो थ्रू किया कि लायंस क्लब इंटरनेशनली क्या क्या काम कर रहा है, जिसमें से 3 से 4 काम मुझे खुद बहुत पसंद आए, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं वहाँ पे। अगर आप भी जाके लायन क्लब इंटरनेशनल खोलेंगे या सिर्फ लायन क्लब एंड एजुकेशन लिख के गूगल कीजिए, आपके सामने 4 से 5 पेजेस आ जाएंगे भरे हुए, जिसमें सक्सेस स्टोरीज शेयर की होंगी। पर उनमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं जो सालों से चल रही हैं। सो आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्कस देम विद यू। सबसे पहली हेडिंग मैंने दी हुई है लिटरेसी। अब लायंस क्लब लिटरेसी और एजुकेशन को डिफ्रेंशिएट करता है। एजुकेशन हम कहते हैं प्रॉपर एक डिग्री को, कि आपको डिग्री अटेन करें। आपने मैट्रिक कर लिया, आपने एफएससी कर लिया, दैट वुड बी योर एजुकेशनल डिग्री, आप डिग्री होल्डर बन गए। लायंस क्लब लिटरेसी को डिफाइन करता है, मैंने लिखा भी है आगे, दैट इट इज़ जस्ट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। उनको लगा कि हर बंदा, चाहे उसके पास डिग्री नहीं भी है,
बेसिक पढ़ने लिखने की, रीड आउट करने की सेंस सब में डेवलप होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को शायद मैट्रिक तक, हाई स्कूल तक स्कूल नहीं भेज सकती, उनको जॉब करना लाजमी है क्योंकि उनका गुजारा नहीं है उसके बगैर, राइट। उन्होंने उनके लिए क्या किया, उन्होंने शाम के टाइम उनके लिए रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। मैंने एक समरी लिखी है, टोटल अभी तक इस साल तक 1,84,000 प्रोजेक्ट सिर्फ लिटरेसी पे कर चुका है लायंस क्लब इंटरनेशनल। इसके अलावा 6.3+ मिलियन सर्विस आवर्स। सर्विस आवर्स का मतलब है ये हमारे जैसे सब वॉलंटियर्स जो वक्त वहाँ गुजारते हैं उसको हम सर्विस आवर्स कहते हैं, राइट। तो 6.3+ मिलियन सर्विस आवर्स सिर्फ लिटरेसी के कामों में गुजारे जा चुके हैं। बाकी एजुकेशन की फील्ड को मैं काउंट नहीं कर रही, सिर्फ बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग सिखाते हैं। देन 17.5+ मिलियन सर्व। इतने सारे बच्चों को, स्पेशली यूथ बच्चों को भी उन्होंने टारगेट किया है, पर उनका बेसिक टारगेट यूथ था जिनके लिए काम करना ज़रूरी था, पर उनको बेसिक पढ़ना लिखना सिखाना भी ज़रूरी था, राइट। अब उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने बना दिया अपना मोटो। ये उनके पेज पे मौजूद है। उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि आप प्रोजेक्ट के आइडियाज़ डिज़ाइन करें और आप चाहें तो आप उनसे फंडिंग भी मांग सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए। और आइडियाज़ भी उन्होंने खुद ही दे दिए हुए हैं। क्या उन्होंने कहा है जी, अपनी लोकल लाइब्रेरी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सपोर्ट ऐसे हो सकती है कि आप किताबें खरीद देना चाहते हैं वहाँ पे खरीद के, फिर आप एक बुक ड्राइव ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आई थिंक लाइन आयशा मलिक जो हमारी मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन है, कराची से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने लास्ट ईयर एक मेगा बुक ड्राइव की थी जहाँ पे उन्होंने बुक्स जो थी वो डिफरेंट लाइब्रेरीज को डोनेट की थी, और आई थिंक एक रोड साइड लाइब्रेरी भी क्रिएट की थी जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए दी जाती थी, जो कि इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक इस पर कुछ नहीं किया। हमने बुक्स ज़रूर डोनेट की हैं, इसी साल हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन हम इसे मेगा स्केल पे नहीं कर सके क्योंकि डेफिनेटली ये ज्ञान मैंने पढ़ा नहीं था इसको और हमारा फोकस नहीं था। लेकिन अब डेफिनेटली हम इस पे काम ज़रूर करेंगे, जिसे हम बुक ड्राइव कहते हैं, उस पर हम जरूर काम करेंगे। देन बिल्डिंग अ क्लासरूम फॉर अनडिजर्व्ड चिल्ड्रन। ये वाला काम बहुत ज़्यादा अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। वो बच्चे जो स्कूल्स नहीं जा सकते उनके लिए टीचर्स ने, ऐसे ही स्पेशलिटी क्लब्स ने क्या किया हुआ है, शाम के टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जस्ट इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑन दैट। तो ये जी Where is numeracy, calculations, plus minus? अगेन दैट इज़ नॉट योर बेसिक्स। आपको बेसिकली तो पढ़ना लिखना आना चाहिए ना। आपको तो नाम लिखना आता है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपसे कोई साइन करवा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपको उसकी रीडिंग आती है, न्यूमरेसी आई गेस कम्स लेटर। नो, डोंट यू एग्री ऑन दैट? Counting starts from the outset, and I have read so many definitions of literacy, and calculations are also there. Calculations are Anyhow, part of it? Maybe, yeah. What I have read about it was that calculations are a part of sciences. There are three basic, basically reading, Uh-huh. writing, and calculating. Right. Plus minus. Right. If somebody goes at a shop. But you know, you're not bound. You can add that to it. Okay. This is what I'm talking about, what Lions Club International is doing. This is how they're defining literacy, right? You're free to do whatever you want to do. If you want to add calculations to it, you're more than welcome, right? Then, फिर लिटरेसी पार्टनर्स जो हैं, आई गेस इसमें से कुछ फाउंडेशंस के नाम आपने भी सुने होंगे। यूसैड का नाम मैं सुन चुकी हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद O&A लेवल्स, तो यूसैड का नाम मैं सुन चुकी हूँ। बाकी दो को मैं नहीं जानती कि ये कौन सी फाउंडेशंस हैं, ना ये मैंने इन पर लुकअप किया है, पर ये इनके साथ मिलकर, और जो सारा डेटा भी मैंने इसमें कोट किया हुआ है वो सारा डेटा भी हमें यूनिसेफ ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। ये सारा जितने भी मैंने इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं कि इतने लोगों को एजुकेशन दी गई, इतने लोगों का लिटरेसी रेट इंक्रीज़ किया गया, वो सब कैलकुलेटेड नंबर है। ये आपके पास जो नीचे तीन बेसिक लिखे हैं पार्टनर्स, इनके साथ मिलकर लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है वो काम कर रहा है। देन सेकेंड पॉइंट जो मैंने ऐड किया वो मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, एंड इन अ वे ये सपोर्ट कर रहा है एजुकेशन को। दे हैव बीन रिपेयरिंग एंड रीबिल्डिंग स्कूल्स। ऐसे स्कूल्स जो किसी हादसे की सूरत में, किसी बॉम्बिंग की सूरत में, कहीं पर अर्थक्वेक की सूरत में, फ्लड की सूरत में, या कहीं पैसे ना होने की सूरत में गिर चुके थे, लायंस क्लब इंटरनेशनल ने उनको खुद फंड किया है, उन स्कूल्स को रीबिल्ड किया है और स्कूल्स को दोबारा से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर इसके अलावा LCIF जो है, दैट स्टैंड्स फॉर लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, इन्होंने जो है वो यूथ रिलेटेड ग्रांट्स जो पढ़ाई के लिए दी हैं, they estimate up to $15,54,771.
ये LCIF ने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, अपनी एजुकेशन को परसू करने के लिए ग्रांट्स दिए हैं, यूथ डेवलपमेंट के लिए। अब जो सबसे अट्रैक्टिव प्रोग्राम मुझे लगा और जो मुझे लगता है जिस पे हमें भी काम करना चाहिए, ज़्यादा मुझे क्यों लगता है हमें काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, पिछले 25 ईयर्स से इंडिया फ़ायदा उठा रहा है उसका, और इंडिया में वो काम पिछले 25 साल से हो रहा था, और अब पता चला मैंने ये पढ़ा ऊपर कि अब वो काम 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो रहा है। देयर इज़ दिस प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड लाइन क्वेस्ट। आप में से जो भी लोग एजुकेशनिस्ट हैं, आप सबको पता है इस बात का कि हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, टीचिंग वर्कशॉप्स होती है जो टीचर्स की बेनिफिट के लिए होती हैं। थोड़ा सा मैं लाइन क्वेस्ट की हिस्ट्री में जाना चाहूँगी कि लाइन क्वेस्ट हमने शुरू क्यों किया। लास्ट पेज पे मैंने बहुत सारा लिखा नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ओके, सो देयर वाज अ टीनेजर जिसका नाम था रिक लिटिल। उसने 2000 हाई स्कूल बच्चों से बात की। बात ये कि वो जानना ये चाहता था कि लोग हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ क्यों देते हैं, पढ़ते क्यों नहीं आगे, परसू क्यों नहीं करते फर्दर एजुकेशन को। उसने 2000 बच्चों से बात की। बात करने के बाद वो एक स्पेसिफिक पहुंचा कंक्लूजन पे, और उस कंक्लूजन में 4 से 5 पॉइंट्स थे, और उसके बाद उसने अपने टीचर्स से इसके बारे में बात की कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। उन्होंने उसको कहा कि उसको एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, जिस प्रोग्राम का नाम उन्होंने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL कहा उसको। आई गेस बहुत सारी हमारे इदारे हैं यहाँ पे जो SEL पे काम कर रहे हैं। 1984 में लायंस क्लब इंटरनेशनल ने टेक ओवर कर लिया SEL को, और उस SEL का नाम कन्वर्ट करके लाइन क्वेस्ट रख दिया। ये लाइन क्वेस्ट अब अराउंड द ग्लोब काम कर रहा है। लाइक आई टोल्ड यू, मिडल ईस्ट में भी काम कर रहा है, इंडिया में भी काम कर रहा है, और इंडिया और मिडल ईस्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस में टीचर्स को और बच्चों को ट्रेन कर रहा है। लाइन क्वेस्ट का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन प्रेजेंट है। अगर आप लाइन क्वेस्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास वो पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। अच्छा, स्टार्ट उन्होंने लिया था टीनेजर्स से। वो इतना इफेक्टिव रहा, उन बच्चों के रिजल्ट्स में, उन बच्चों के मैनेजमेंट स्किल्स में, उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में इतना फ़र्क पड़ा कि डिफरेंट स्कूल्स ने डिमांड करना शुरू कर दी SEL से कि वो मिडिल स्कूल के लिए और मॉन्टेसरी लेवल के लिए, किंडरगार्टन के बच्चों के लिए भी SEL के प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन करें। अगर मैंने यहाँ पे साइट ओपन की हुई है, आई डोंट नो सबको विजिबल होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ द साइट ऑनलाइन। इस साल उन्होंने, पहले सिर्फ ये था कि आपको बुक्स मंगवानी पड़ती थी, अब कोविड के बाद से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑनलाइन क्वेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए आप इंडिविजुअली अपने क्लब के तौर की साइड से, किसी स्कूल के आप हेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इधर ही उनके सैम्पल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल लेसन्स पहले देख सकते हैं। ये सैम्पल लेसन्स टीचर्स के लिए भी हैं, जिससे आप टीचर ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, और ये सैम्पल लेसन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। किंडरगार्टन के लिए भी मौजूद है, ये आपके पास मिडिल स्कूल के लिए भी मौजूद है, और सबसे ज़्यादा आपके पास हाई स्कूल के लिए है। वहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम उनको सामने आई थी वो डेफिनेटली ब्रोकन फैमिलीज़ थी, वो डेफिनेटली ड्रग एब्यूज़ था, और वो डेफिनेटली इसी वजह से वो पढ़ाई से बच्चे भागते थे। अगेन यहाँ पर भी ड्रग एब्यूज़ अब बहुत बड़ा एक रीज़न बन गया है एजुकेशन से पीछे हटने का। आई एम श्योर आप सब न्यूज़ में डिफरेंट स्टोरीज सुनते होंगे इसके बारे में, राइट। उसके अलावा भी अपनी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए द प्रोग्राम इज़ हाईली इफेक्टिव। हैबर आई फाउंडेशन, उन्हें मशीनरी की ज़रूरत थी, तो लायंस क्लब इंटरनेशनल को हमने दिखा, इसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है, बकायदा बना के भेजा, और उन्हें जो मिला था तकरीबन $1,69,000 उन्होंने बेचा मशीनरी को। अब मदर केयर के हवाले से वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में वहाँ पे $63,000 उन्होंने बेचा। ये 2 साल पहले की बात। असल ये है कि फिजिबिलिटी आप बना, सियालकोट स्कूल डिलाइट स्कूल है यहाँ पे, वो स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का। वो जब उनको आया था वो स्टार्ट में उन्होंने दिया था 50 लाख के खिलाफ उन्होंने दिया था। अब ये किसी फिजिबिलिटी आप लोगों ने बता दी। यहाँ पे आने का मकसद या ये बताने का मकसद ये था, किसी कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसकी फिजिबिलिटी बने, वो बनाए। उसके बाद फिर आपको लायंस क्लब इंटरनेशनल को, क्योंकि ये तो वैसे ही आ गए, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस बोर्ड में भी हैं जिसमें वो भेज देंगे। मतलब उसमें टाइम थोड़ा लगता है हर चीज़ की, वहाँ पे वो चेकिंग होती है बाकायदा, उसकी ऑर्डर रिपोर्ट बाकायदा देखेंगे, उसके बाद फिर इसको वो जो है वो प्रूव कर देते हैं। और उसके बाद जो असल काम होता है कि आपका प्रोजेक्ट तो आ गया, आपको फंडिंग तो आ गई, लेकिन फंडिंग के बाद
आपने प्रॉपर जो लिखा था उसके मुताबिक आपने वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे कितने पैसे कहाँ पे लगे। जैसे ट्रेजर साहब ने कमाल किस्म की वो यकीन कर रिपोर्ट दी है, मैं बड़ा खुश हुआ उनसे। तो ऐसे ही होना बात जी। तो प्लीज सर, आज के प्रोग्राम के रूहे रवां चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले सर मैं चंद एक प्रोजेक्ट्स की तरफ आपकी नज़र दौड़ाना चाहूँगा कि यहाँ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं और हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। अब ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको सिर्फ एक रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। इसमें यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे स्कूल्स होते हैं जिनकी गवर्नमेंट तक रसाई नहीं होती। इससे पहले तो हमारी भी रसाई नहीं होती थी। ये हम डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बटे हुए थे कि पिछले साल 15 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह एक ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें आमिर यूसुफ भट्ट साहब की सरबराही में तमाम हमने एसोसिएशंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि तमाम को उनका राइट मिल जाता है और तमाम बड़े इनकरेजिंग वे में काम करते हैं। ये अभी सर कल की बात है, इससे पहले तो हम किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर सीईओ साहब के साथ मिलना होता था तो उनके ऑफिस तक रसाई लेना बहुत मुश्किल होती थी। सर कल की बात है, उनकी कॉल आई मुझे, ये सर सबके लिए बड़ी मालूमाती बात है कि उन्होंने ये कहा कि हमने एक रजिस्ट्रेशन कमेटी के हवाले से हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है कि एक स्कूल जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन लेता है उसके कितने कमरे होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमने सर्वे किया है और उसके अंदर ये देखा है कि 2 कमरों का स्कूल है और उसने हाई रजिस्ट्रेशन ली हुई है और कोई 10 कमरों का स्कूल है और उसको 5 क्लास की रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सीईओ साहब जो हैं वो कहते हैं कि आपके साथ मीटिंग करनी है, आप भी उस मीटिंग में शामिल हो जाएं, 2-3 नुमाइंदे और गवर्नमेंट के डीसी साहब भी होंगे और सारे बैठ के और उसका एक क्राइटेरिया तैयार करना है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक फिर जो भी स्कूल आएगा हमारी कमेटी के अंदर आप भी शामिल होंगे और विज़िट करेंगे, जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा उसको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। सर ये छोटी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्सा ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अलाइंस, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन और ये तमाम एसोसिएशंस के बाहमी इश्तराक से जो ये अमल सामने आया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फ़ोन करके और अपनी कमेटी के अंदर शामिल होने की दावत दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम है जो हमने 1 साल के अंदर करके दिखाया है। यही लायंस क्लब आपको कहता है? ये सर यही बात, यही जो जज्बा है जो ट्रेनिंग के बाद हमें सामने आया कि ये लायंस क्लब का दूसरा नाम यही है कि अवामुन नास के लिए काम करना है। तो उसके लिए आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोग्राम के रूहे रवां, पैटर्न सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि इसको हम कोशिश करेंगे कि रवायती सियासत से बिल्कुल दूर रखें, ये खिदमत रहे। ये हमारे बड़े जो हैं यही डिसीजन करें और इसकी हम जो बातें भी यहाँ पे नहीं हुई हैं, जो समझता हूँ आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं है, सिर्फ उसकी हेडिंग मैं आपको बता दूँ, इसकी एक एग्जेक्टिव काउंसिल बनेगी और इसके अभी डेजिग्नेशंस भी सारी बनेंगी और ये हम अपनी लहदा मीटिंग में करें। आज सिर्फ हम एक जनरल मीटिंग कर रहे थे कि जिसमें हम इन चीज़ों में ना जाएं, तो इंशाल्लाह एग्जेक्टिव एक बनेगी और वो इसको सारा रन करेगी और उसके हम क्राइटेरियाज आगे तय करेंगे इंशाल्लाह। तो सर मैं दावत दूंगा जनाब लाइन फैज़ान कपूर साहब जो SVDG से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट आमिर यूसुफ साहब, सेक्रेटरी लॉयन मलिक शबीर हुसैन साहब, ट्रेजरर लॉयन मंजूर इलाही साहब, चेयरपर्सन मेंबरशिप लॉयन आतिफ शहजाद साहब, गाइडिंग लाइन ऑफ सियालकोट एजुकेशन जेम लॉयन मलिक फुरकान MJF साहब, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट स्टार्स लायंस क्लब लॉयन निदा परवेज साहिबा, फेलो लॉयंस ऑफ सियालकोट एजुकेशन जेम्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रेसिडेंट साहब का और आप तमाम मेंबर्स का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस ज़बरदस्त मीटिंग में आपके साथ कुछ सीख भी सकूँ और कुछ तबादला ख्याल भी हो सके। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इंतज़ामिया को जो हमारी इस क्लब के ऑफिस बेरर्स हैं, ये मीटिंग अरेंज करने, पहली चीफ जनरल बॉडी मीटिंग अरेंज करने पर। सियालकोट एजुकेशन जेम का जब नाम हो रहा था तो इसका पहले हम नाम सियालकोट एजुकेशन लॉयंस क्लब जो है वो रख रहे थे। तो मैंने मलिक साहब को कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें कोई मसाले की कमी है,
तो इसमें कोई ऐसा या नाम ऐड किया जाए या एजुकेशन को बीच में लाया ही ना जाए, क्योंकि जब आप एजुकेशन लाइंस क्लब रख लो तो बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो इसको वास्ट होना चाहिए। तो फिर हम आए एजुकेशन जेम्स कि वाकई आज यहाँ पर एक बार पहले भी मैं आ चुका हूँ और आज फिर जब मैं आप लोगों के दरमियान आया हूँ तो वाकई मैं समझता हूँ कि वो हमारा फैसला बड़ा दुरुस्त था। और ये हकीकत है सर, ये कि जेम्स जेम्स कि वाकई आप सब माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में एक जेम। तो इसका मेरे ख्याल से एजुकेशन अभी भी हटा दें हम, और इसका जो है ना बंडल ऑफ जेम्स या कुछ इस तरह से नाम कर दें, क्योंकि वाकई ये क्लब ऐसे ही है। जब हमने सियालकोट देखें, सियालकोट पे अल्लाह ताला का एक खसूसी करम है, एक खसूसी रहमत है। वो बेशक 65 की चविंडा में लड़ी गई जंग हो, जब वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था, शायद आसमान से कोई कुव्वत उतरती थी और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देती थी, या फिर जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि हमारा किला जो है वो खड़ा नहीं होता था। तो सियालकोट पे हमेशा अल्लाह ताला ने अपना कोई करम रखा है, हर चीज़ में हम आगे। हमने बेहतरीन पोइट्स दिए, बेहतरीन स्पोर्ट्समैन दिए, बेहतरीन बिजनेसमैन दिए, बेहतरीन एजुकेशनिस्ट दिए। इकबाल को पोइट में आ गए ना, तो इकबाल का तो कोई सानी है ही नहीं ना, वो तो आज तक हम उन्हीं की खट्टी खा रहे हैं सियालकोटियों में। तो जब बात ये थी कि लॉयंस फिटर्निटी जो पाकिस्तान की है, यहाँ पर भी सियालकोट का बोलबाला होना चाहिए। सियालकोट को हमेशा जो है वो पसमानदा शहर कहकर पीछे रखा गया हर एक फील्ड में। हमारे कायद, मेरी खुशकिस्मती के मेरे वालिद हैं, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और कहा कि मैं सियालकोट को खुशहाल देखना चाहता हूँ लॉयनिज़म से। ये लॉयनिज़म की बात हो रही है कि सियालकोट को मैं ऑन टॉप देखना चाहता हूँ हर लिहाज में, लीडरशिप डेवलपमेंट, मेंबरशिप, सर्विसेज, हर जो लॉयंस डिमांड करता है ना उस पोर्टफोलियो में सियालकोट का नाम टॉप पे होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से जो 20 हेड्स हम बनाते हैं लॉयंस के, उस पे 15 पे सियालकोट का राज है। 15 पे वो मेंबरशिप है, वो लीडरशिप है, वो सर्विसेज है। सीनियर मोस्ट लॉयन ऑफ पाकिस्तान का हमारे पास है, इन नंबर्स मोस्ट क्या उसको कहेंगे जी, लार्जेस्ट क्लब ऑफ पाकिस्तान हमारे पास है। तो पाकिस्तान में सियालकोट का बहुत नाम बोलबाला है। तो जब इस क्लब का इनकाद हुआ है तो उन तमाम 18 क्लबें जो सियालकोट में पिछले साल नहीं बनी, ये एक वाहिद ऐसी क्लब है जो फली भी फूली भी, कि 20 से स्टार्ट लेकर आप 25 पर गए, 25 से आज 30 पे आपकी क्लब की मेंबरशिप है। और आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये प्रोजेक्ट्स हम लॉयंस फिटर्निटी को बताने में कामयाब हो जाते हैं, जो सरासर इसका जो ज़िम्मा है वो सेक्रेटरी साहब पर है, हम बता देते हैं कि सियालकोट एजुकेशन जेम्स ये काम कर रहा है विद फैक्ट्स विद प्रूफ, तो इस क्लब का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं इंशाल्लाह। ये मैं बड़े दावे के साथ आपको, ये मलिक साहब आप एग्री करते नहीं था, आप एग्री करती हैं मेरे साथ, नहीं कर रही, आप करेंगे, क्योंकि आपका तजर्बा 5 साल का है, मेरा तजर्बा 18 साल का है। आप निदा ने ना इसलिए कहा है कि बड़ा हमारे लिए मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि सियालकोट स्टार्स लायंस क्लब से कोई बेहतर क्लब हो सकती है, लेकिन निदा ये हो सकती है, ये क्लब हो सकती है। आप ऑलरेडी 1.2-1.3 मिलियन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कमी सिर्फ क्या है कि आप लोगों को, हमारी कुताई कह लें, ये 6 महीने हो गए क्लब बनने, कि हम ठीक तरीके से आपको गाइड नहीं कर सके, या आपकी कुताई कह लें कि आप लोगों ने हमें इस तरह बुलाया नहीं। लेकिन अब ये ट्रेन पटरी पर चढ़ गई है, अब हमने इस ट्रेन को उतरने नहीं देना। अब ये ट्रेन उसी तरह भागेगी जिस तरह वो बर्निंग ट्रेन फिल्म में ट्रेन भागती थी और फिर रुकती नहीं।
मूवी देखी है जी बर्निंग ट्रेन है, हाँ, तो उसी तरह हमने इसको भगाते ही ले जाना है। और इस आपको देखते देखते आपके बहुत से लोग, क्योंकि आप सब अब लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल के सिर्फ मेंबर्स नहीं, एम्बेसडर्स भी हैं। लोग आपको देखेंगे, जैसे मेरे बड़े भाई, बड़े ही हैं ना, शनाख्तीगढ़ देखना पड़ेगा। तो मेरे बड़े भाई ने जैसे कहा कि इनको हमेशा से एक अट्रैक्शन रहती है, यार मलिक साहब कभी इस्लामाबाद हैं, कभी पेशावर हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, तो ये क्या है लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल। तो इन्होंने देखा, सीखा, और मेरे ख्याल से ज़्यादा कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मलिक साहब को। हम आपको सर हर वीकेंड पे बैठते थे ना, बिल्कुल। तो ये एब्सेंट होता था तो इसको पढ़ती थी हमसे कि तू कितने यार। तो ये इतनी, मैं निदा ने आपको लॉयंस क्लब के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बातें बताई। मैं भी एक छोटा सा, सॉरी मेरी अगर बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे मामू के 3 बेटे मरी जाते हैं, और मरी में फ़्लैट है अपना। तो फ्लैट जाके जब लाइट ऑन करते हैं तो लाइट ऑन नहीं होती, तो दूसरा भाई पीछे से, छोटा भाई कहता है कि यार पीछे से मेन स्विच बंद है। तो एक भाई जो सबसे बड़ा है वो जाके मेन स्विच ऑन करता है, तो अंदर ब्लास्ट हो जाता है। अब जब ब्लास्ट हो जाता है तो ये दोनों भाई झुलस जाते हैं। मेरे आज भी वो मंज़र, मैं उधर था तो नहीं, लेकिन मुझे आज भी, मैं सोचता हूँ तो कांप उठता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली में पहला वो था, उस वक्त लड़का ही था जो वहाँ पे पहुँचा। अब जब हम मरी पहुँचते हैं तो पहले तो हमने पहचाना नहीं। मलिक फुरकान साहब 5 बार उसी बेड से हम गुजरे हैं, 5 बार कि किधर है वो। तो जब रिसेप्शन पे जाके इंक्वायर किया तो वो हमें ले गए, तो मेरे साथ अब्दुल्ला हादी साहब थे, तो हमने कहा यार इधर से तो हम 5 बार इस बुरी हालत में थे। हमने कहा कि हमने इनको यहाँ से मूव करना, क्योंकि मैं जिस वक्त वहाँ पे गया तो वो जो स्वीपर था ना, वो उस वक्त उसको पेन किलर का इंजेक्शन लगा रहा था। ये CMH मरी की बात है। तो मैंने कहा हमने इनको यहाँ से मूव करना है, किधर लेके जाएं। इंक्वायर किया, पता चला खारियाँ में बर्न सेंटर है, वहाँ पर। हमें उन्होंने कहा कि जी हम अपनी एम्बुलेंस नहीं दे सकते, आपको खुद से उसका करना पड़ेगा। गालिबन ख़राब थी या कुछ इस तरह से था। SMS का दौर था। मैंने SMS किया इस्लामाबाद के लॉन्च कि ये मेरे साथ बनी और मुझे एम्बुलेंस चाहिए। शकूर साहब, अल्लाह झूठ ना बुलाए, तो 15 मिनट में 8 एम्बुलेंस अरेंज हुए, 15 मिनट, और सब वो लॉयंस ने अरेंज करके दिए। वहाँ पर पहुँचे, हमने उनको खारियाँ मूव किया। खारियाँ कैंट किसी का इत्तेफाक हुआ है जाने का? जी। बहुत सख्त, वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट कैंट वो पाकिस्तान का है। लॉयंस के काम वहाँ पे अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हमारे लिए। उसकी एंट्रेंस पे हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी। लॉयंस CMH के दरवाज़े पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे कज़न 1 महीना 10 दिन बर्न सेंटर में रहे। 1 महीना 10 दिन नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना हराम है अगर सियालकोट से गया हो। सारा उन्होंने, और एक लॉयन ने, उसने कहा जी ये मेरी जिम्मेदारी है, आप घर चले। दिस इज़ लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल। ये है लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल कि एक पर्सनल, और उस वक्त मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, मैं एक ऑर्डिनरी सिंपल लॉयन था। और मेरे साथ ये वो बता रहा हूँ जो आप भी थी। ऐसे ही मलिक साहब के पास भी बेशुमार स्टोरीज़ हैं, निदा के पास भी हैं, और आगे आपके पास भी बहुत सारी होंगी। आप लोगों की सवालात, क्योंकि आप लोग नए हैं, आप लोगों ने इस क्लब को प्रॉस्पर करना, हमने इंशाल्लाह ताला ऊपर लेके जाना है। इसीलिए जब मैं चुना गया हूँ कि मैं इंशाल्लाह 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होऊंगा, तो ये आप लोग मेरी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों को हर सवाल का जवाब देना मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि आप लॉयन हैं, मेरे लिए मेरा शहर सबसे पहले। मैं चाहता हूँ कि जब फैज़ान कपूर की बात हो तो वो ये ना कहें कि यार इसका ताल्लुक़ सियालकोट स्टार्स लायंस क्लब से है, वो ये कहें यार इसका ताल्लुक़ सियालकोट से है, वो सियालकोट जहाँ पे हर चलता फिरता लॉयन अपनी मिसाल आप है। जब मैं मोस्ट प्रॉबेबली पाकिस्तान का नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होऊंगा, यंगेस्ट।
बताने का मकसद ये है इसका कि मैंने क्या किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा। कई दोस्तों का आज भी ज़हन में है कि शायद मैं अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे वालिद ने पहले दिन ही मुझे लाइनिज़म में आप कर दिया था। उन्होंने कहा था जो करना पुत्र आप ही करना, अब मेरे मोंडिया नू तू इस्तेमाल नहीं करना। मैंने वो दिन और आज का दिन, मलिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने मज़दूरों की तरह काम किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, मज़दूरों की तरह। एक कायद, एक लीडर वो होता है जो खुद पीछे रहे और अपनी टीम को के आगे बढ़ो, आप लीड करो। ये मिसाल सबसे पहले मैंने अपनी क्लब में इसकी रवायत डाली कि मैं लीडरशिप डेवलप करूँगा। अगर मैंने कुछ सीखा तो मैं उसको अपने तक नहीं रखूँगा, मैं उसको फैलाऊँगा। और आज अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपनी क्लब की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप लोगों की भी मिसालें मेरे पास आएंगी तो मैं अपने जोन की मिसालें दूंगा, रीजन की दूंगा, सियालकोट की दूंगा, मैं फिर पूरे पाकिस्तान की मिसाल दूंगा। लेकिन मेरा अभी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वहाँ के कि हमें आमिर भाई 2 घंटे लगते हैं ये चूज़ करने के लिए, ये इस एक पॉइंट पे आने के लिए कि हमारे क्लब का सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। प्रेसिडेंट नहीं, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि सेकंड वाइस अगले साल होगा फर्स्ट और फिर उससे अगले साल होगा प्रेसिडेंट। तो जिस क्लब में मैंने अगर इतनी मेहनत की है और उसको रोल मॉडल क्लब बनाया है कि हमें 2 घंटे ये डिसाइड करने पे लगे, तो आप सोचें उस क्लब का लेवल क्या होगा। वो चीज़ मैं सियालकोट की हर एक क्लब को उस मुकाम पे देखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। इसीलिए जब मैं सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मेरा नाम तजवीज़ हो रहा था तो मैंने अपने कायदीन को एक बात पहले वाज़िया कर दी। मैंने कहा एक तो गलत बात किसी की मैंने सुननी नहीं, मेरिट के अलावा बात करनी नहीं। तीसरा जो सबसे मुश्किल काम है ना, मैंने चैन से बैठना है ना बैठने देना। अगर इन तीनों पॉइंट्स पे एग्री करते हैं तो मेरा नाम तो तजवीज़ करें, नहीं तो मेरे से भी सीनियर्स लाइन मौजूद है। मलिक साहब गवाह है कि अभी तक ना बैठा हूँ ना बैठने दी। ये सियालकोट में जो पीएसटी अटेंड किए ना चैम्बर में आपके 4 मेंबर्स ने, इस लेवल की अंडर द सुप्रीम लीडरशिप ऑफ आवर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आरिफ खावर भट्ट साहब, पाकिस्तान लेवल पे ट्रेनिंग्स होती हैं जो हमने सिर्फ सियालकोट तक महदूद की हुई थी, जो हमने सियालकोट में इतनी शानदार पीएसटी की है। तो ये लेवल इन 3 इयर्स आप देखेंगे कि ग्रेजुअली हम सियालकोट को किधर लेकर जाते हैं, और इसमें हमें आपका ताउन चाहिए। अब मैंने यही सोचा कि यार हर किसी का सवाल होता है। आप ट्रेजरर साहब मलिक साहब को फ़ोन करेंगे, यार ये मैंने कैसे अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है। सेक्रेटरी साहब निदा को कॉल करके पूछेंगे मैं रिपोर्टिंग कैसे करूं। तो ये फिर ऑब्वियसली इनका भी बिजनेस है, इन्होंने भी अपनी जॉब है, सारे मामला देखने हैं, लेकिन लॉयंस हर वक्त हाजिर होते हैं। इन सब को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि अपने खर्चे पर एक लॉयंस फैसिलिटेशन डेस्क बनाऊं, जहां पर हायर्ड स्टाफ रखूं और उस हायर्ड स्टाफ को ट्रेन कराऊं इन ट्रेनर्स से, और फिर वो ऑन वन कॉल सबके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि उसका काम ही ये हो कि जिसका जो क्यूरी है वो उस क्यूरी को उसी वक्त हल करे। अगर उस वक्त नहीं कर सकते या कर सकते तो वो कॉल करके हमसे या इनसे गाइडलाइन ले। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली बाय 1 नवंबर हम इस फैसिलिटेशन डेस्क को भी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। बातें मेरे पास बहुत है करने को, लेकिन बोरियत तो हो जाएगी। कुछ 1-2 बातें मैं आप लोगों से चाहता हूं कि हम वर्किंग इधर से स्टार्ट लेते हैं। आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें, वो तो चल ही रहा है और वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने उस पाक ज़ात के नाम से वो काम शुरू किया है। वो उसका काम है, अब उसमें बरकतें डालना आपको भी नहीं पता है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर 2 सजेशंस हैं, अगर हम इससे स्टार्ट लेते हैं, एजुकेशन जैम छोटे प्लेटफॉर्म से इसको शुरू करें, बाद में हम इसको सियालकोट की दूसरी क्लबों को भी शामिल करते हैं, सियालकोट का प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हर कोई फ़ख्र से, जिस तरह आज हम फ़ख्र से कहते हैं डिलाइट हमारा एक प्रोजेक्ट है सारे सियालकोट का, इसी तरह हम के एक मेरे जहन में आ रहा है कि हम एक लॉयंस लर्निंग सेंटर बनाएं, एक स्कूल हो उन बच्चों के लिए जो अपनी फीसें नहीं दे सकते, स्पेसिफिकली उनके लिए वो स्कूल हो।
उसकी एक माइनर सी हम फीस रखें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, आप एजुकेशन फील्ड से हैं, कि अगर आप फ्री करते हैं ना तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि अगर आप फ्री कर देते हैं तो फिर बहुत फॉर ग्रांटेड ले, तो 10 20 50 रुपये जो आप समझते हैं वो हम रखें, और उधर अपने आप को हम वॉल्टियर करें, अपने स्कूल के कुछ टीचर्स को वॉल्टियर करें, रोज़ाना का एक सब्जेक्ट का हम क्लास रखें। तो अगर हम ये एक स्टार्ट लेते हैं, एक लॉयंस लर्निंग जोन, तो ऐसे मेरे जहन में नाम आया, कोई हम इसका नाम रखें जो लॉयंस ऑफ पाकिस्तान का प्राइड बने कल को, कि यार ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, सियालकोट में आप जाके देखें जहाँ पर हकीकी मायनों में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, मुफ्त बुक्स दी जाती हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, और एक जगह पे दिए जाते हैं। टीम वर्क की बात करते हैं कि टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कितने ऐसे दोस्त हैं यहाँ पर बैठे हुए जो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं हो, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। लिमिटेड कर सकता है, बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ा काम टीम वर्क से ही होगा। मैं भी आज तक यही मानता था। अच्छा, मैं भी आज तक ये मानता था कि काम सारे टीम से ही होते हैं, लेकिन फिर मैंने एक क्लिप देखा जिसका मौजू था चेंज इन योर एटीट्यूड। वाकया है 1983 का, जब इंडिया की बड़ी घिसी पिटी वो वाली टीम जिसको पाकिस्तान ने जिस तरह लाई लग नहीं होते कि बस अगे ला के रखा था, वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। जैसे 92 में फिर हमने जीता, क्योंकि जी हम साए सियालकोट का तो हमारा तो है ना कि हम साए है, तो पिट के लाल हो रहा है, तो बहरहाल अल्लाह ने हम पे करम किया, वो वाला वाकई 92 वाला जिसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं फिलहाल। तो सॉरी पॉलिटिकल हो गया। तो 1983 में अब क्या हुआ कि जब इंडिया की टीम जीत गई, और उस टीम से जीती जिसने पिछले 3 वर्ल्ड कप में हर एक को आगे लगा के रखा हुआ था। सॉरी नहीं कोई मसला नहीं, सॉरी का था सर, जवाब आएगा। वैसे भी अब वेस्ट इंडीज को ना मरोड़ उठना समझ मरोड़ उठे यार, हैट्रिक हमने कंप्लीट की है वर्ल्ड कप की। ये इंडिया जैसी ऐसा मुल्क नंगे पुंगे और सब्जियां खाने वाले, ये कैसे हमसे वर्ल्ड कप छीन के लेके जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जब वापस आए तो इंडियन बोर्ड को लेटर लिखा कि जी हम सीरीज़ करना चाहते हैं इंडिया में, और आप इसकी हमें इजाज़त दें। उनको 3 टेस्ट 5 वनडे की इजाज़त मिली कि जी आओ। जी मुझे फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन इतना मैंने सुना है कि पहली जो टेस्ट की इनिंग्स थी वो इंडिया में 57 के 58 पे आउट हो गया। इस तरह से बार आउट करते, अब उन्होंने कहा यार, मतलब बड़े एग्रेसिव उनकी स्टेटमेंट्स आनी मीडिया में शुरू हो गई कि जी वो तो बस तुक्का सी इंडिया का लग गया, लेकिन अब हमने असल ये दिखाने के लिए आए हैं। अब वो जो उनका बोर्ड था या थिंक टैंक्स, आप एक चीज़ देखें कि इंडिया का थिंक टैंक हमसे बहुत आगे है काफ़ी चीज़ों में, सब में नहीं, काफ़ी चीज़ों में। उनका जब थिंक टैंक बैठा, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्या करें। एक उनमें सियाना था मलिक फुरकान साहब की तरह का, उसने कहा जी आप वो क्या नाम है यार, वो सनी जिसको कहते हैं, सुनील गवास्कर को पकड़ें। उसने कहा जी वो कल्ला की करेगा, जी करेगा, आप सिर्फ उसको पकड़े और हमारे पास सेशंस के लिए भेजें 1-2, हम उसकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपको नज़र आएगा। अब जब वो 2 दिन के बाद सुनील गवास्कर क्रीज पे वापस आया तो उसने ऐसा धोया कि उसने फिर से वेस्ट इंडीज़ को मजबूर कर दिया सोचने पे यार सानू किन्ने मत दी तीसरे सिक्के वापस आई, और वो 5 के 5 वनडे जीत गए। 1-2 टेस्ट हार के तीसरा टेस्ट भी जीता और 5 वनडे भी जीते। अब क्या हुआ, सुनी है स्टोरी किसी ने पहले? अब क्या हुआ सुनील गवास्कर को, और कैसे वो 5 सीरीज़ भी जीत गए, जिन्होंने फॉलो ऑन तक की भी नौबत आ गई टेस्ट में, और फिर वनडे भी जीत गए। वो सिर्फ ये हुआ
कि जो बोर्ड बना उन्होंने सुनील गावस्कर को कहा कि तुम हमें ये सीरीज़ जिताओगे। उसने कहा जी मैं कल्ला किस तरह, मैं पीछे टीम है, मैं अगर फास्ट खेलता भी हूँ तो मुझे मेरा कौन साथ देगा, हम जल्दी आउट हो जाएंगे, टीम फर्क हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाके जब अग्रेसिव खेलोगे ना तो साथ वाले कहना तुम आराम से खेलोगे। जब आपकी कोलैबोरेशन आपस में अच्छी हो जाएगी ना तो यू विल प्रॉस्पर, यू विल प्रोग्रेस नज़र आएगी। तो वो सिर्फ एक एटीट्यूड चेंज हुआ और जिसने फिर पूरी टीम का एटीट्यूड चेंज हुआ। यही सेम स्टोरी 92 के वर्ल्ड कप में हुई जब इमरान खान साहब ने इंजमामुल हक को अपने पास बुलाया और कहा तुम मुझे वर्ल्ड कप जिता के दोगे। और फिर वो हिस्ट्री आज तक हम देखते हैं 92 वर्ल्ड कप की, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के एक इंजमामुल हक ने जब एग्रेसिव खेलना शुरू किया तो फिर सारी टीम उसके साथ मिली। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लीडर सर अब वो भरोसे नहीं रहे। तो ये एक आपके तो ये इस वक्त आपके इंजमामुल हक और आपके सुनील गावस्कर हैं। ये अगर आपको एक मोटिवेशन दे देते हैं कि यार तगड़े रहो, मैं थोड़े नाल हाँ, आप क्रीज पे रहो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, तो वो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, एटीट्यूड चेंज करेंगे अपना लीडर, लेकिन उससे मोटिवेशन आएगी आप सब में। और फिर अगर ये मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगी तो 83 का वर्ल्ड कप भी आपका है, 92 का वर्ल्ड कप भी आपका, फिर सारे वर्ल्ड कप आपके हैं और फिर आपकी क्लब का कोई सानी नहीं होगा। और मैं सियालकोट एजुकेशन जेम को वहाँ पर देखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।